गुड मॉर्निंग, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स प्रदीप की बुक से मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ। ओके, इससे पहले मैं 1 to 5 चैप्टर के नोट्स विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बना के अपलोड करके मैं कर चुका। ठीक है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 6 क्लास 11th। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स की क्वांटिटी कौन सी है? दो हैं। कौन सी? इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। थर्मोडायनेमिक्स की क्वांटिटी कौन सी है? दो हैं, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, ये दो हैं। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? सिंबल डेल यू, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब है वर्क। वर्क को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वर्क कितने टाइप के होते हैं, कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो वर्क एक है W=FDL, फोर्स इंटू में लेंथ की चेंज इन लेंथ। ठीक है, एक तो फॉर्मूला अपना ये हो गया। एक फॉर्मूला अपना है इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, उस इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला है EMF इंटू में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है और EMF कितना है। ओके, उसके बाद वर्क ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन या फिर PV वर्क, कुछ भी बोल दो। ठीक है, इसका फॉर्मूला है अपने पास W=P एक्सटर्नल इंटू में डेल V। ठीक है, अब P एक्सटर्नल, ठीक, हम इसको लिख सकते हैं W=में -P एक्सटर्नल इंटू डेल V। ओके, एक W का फॉर्मूला ये भी होता है -2.303 nRT log V2 में V1, वॉल्यूम के टर्म में, और प्रेशर के टर्म में ये है। तो अपने पास कितने टाइप के वर्क हैं? W=FDL। ओके, एक इलेक्ट्रिकल वर्क W=EMF इंटू में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एक है वर्क वर्क कौन सा? एक्सप्रेशन, कंप्रेशन और एक्सप्रेशन का वर्क, PV वर्क। ठीक, इसका फॉर्मूला P W=एक्सटर्नल इंटू में डेल V। ये माइनस आ गया, वॉल्यूम की टर्म में ये है वर्क, प्रेशर की टर्म में ये है। ठीक है, अब हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का फैसला। थर्मोडायनेमिक्स का फैसला क्या कहता है? डेल U=Q+W, हीट इंथैल्पी प्लस में वर्क। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होता है? हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी QV, ये तुम्हें याद रखने, जो फॉर्मूले हैं, रिलेशन है, ये तुम्हें याद रखने, क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। ओके, QV=डेल V। वॉल्यूम के, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट एनर्जी किसकी इक्वल होगी? डेल U इंटरनल एनर्जी के। और QP प्रेशर की उसमें है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल H इंथैल्पी हो जाएगी, और H अपना क्या है? U प्लस में PV। ये तीन रिलेशन है, याद रखना। डेल H अपना डेल, ये H=U प्लस में PV, ये डेल H की फॉर्म में डेल U प्लस में P डेल V। डेल H अपना ये भी होता है डेल U प्लस में डेल NGRT। ठीक है, ये अपना फॉर्मूले हैं, ये याद रखना। ठीक है, QP, इसलिए QP क्या हो जाएगा अपना डेल। अब ये डेल H की वैल्यू, ये तो डेल H की वैल्यू है, यहाँ पुटअप कर दो। ठीक है, तो अपनी QP की वैल्यू क्या आ जाएगी? QP में QV प्लस में डेल NGRT। ओके, अब देखो आगे। अब कौन सी कंडीशन है जिस पे डेल H और डेल U इक्वल होते हैं, या फिर QP=QV की, जो रिलेशन है अपना रिलेशन तो नहीं, ये दोनों इक्वल हैं, क्या बोलते हैं, डेल V और डेल P ना, QV और QP इक्वल है, डेल U और डेल H इक्वल है। ठीक है, तो किस कंडीशन पे ये इक्वल होंगे? तो अपनी कंडीशन है, पहली कंडीशन है डेल V, वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। कोई भी गैस, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, नो गैसेस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में कोई भी गैस नहीं होनी चाहिए। बट ओनली सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉलिड और लिक्विड है तभी क्या होगी? इक्वल होंगे। ठीक है, गैसियस नहीं होनी चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर। थर्ड है, इफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज इन्वॉल्व, अगर शामिल है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गैसेस शामिल है, तो क्या होगा? N1 = N2 के बराबर होगा, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स उसके इक्वल होंगे।
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, दोनों गैसेस हैं, तो क्या बनेगा HCl। तो इसमें शामिल होगी, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 और N2 इक्वल होंगे। ठीक है, इस केस में क्या नहीं होगा, डेल एच और डेल यू इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो। अब है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके फॉर्मूले हैं, ये तुम याद कर लेना। C इक्वल टू डेल क्यू डी, क्या बोलते हैं, करली क्यू अपन में dt, ये अपना फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी का, डी क्यू अपन में dt। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला अपना ये है। अब Q क्या होता है, Q इक्वल टू MC डेल T। ये Q क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, याद रखने हैं। अब हीट कैपेसिटी एंड इंथैल्पी की स्टोरी चलेगी। किसकी चलेगी स्टोरी, हीट कैपेसिटी और इंथैल्पी की। ठीक है, एंड देन उसके बाद सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, उसके बाद सेकंड लॉ करेंगे, उसके बाद थर्ड लॉ करेंगे। ओके, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, और ये 3 टाइप की कैपेसिटी पढ़ी थी ना हम। कौन कौन सी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इन तीनों की कहानी हमने पढ़ ली। अब इन्हीं की कहानी चलेगी, हीट कैपेसिटी और इंथैल्पी कहानी चलेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉ, उसके बाद थर्ड लॉ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में। तो हीट कैपेसिटी को हम स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो कांस्टेंट प्रेशर के जो है CP इक्वल टू का फॉर्मूला होता है करली H अपॉन में करली T एट कांस्टेंट P, और V का है CV इक्वल टू में करली U अपॉन में करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, कांस्टेंट प्रेशर पे ये है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये है। ठीक है, ये जो मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ प्रदीप की बुक से करवा रहा हूँ। तो कंप्लीट चैप्टर है आपका, उसके कंप्लीट चैप्टर का मैं नोट्स बनवा रहा हूँ। बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में यहाँ पे मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, वीडियो की फॉर्म में। ओके, इसी प्रकार मैं 1 से 5 चैप्टर तक की भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। अब अपना क्या है, CP का फॉर्मूला ये है, CV का फॉर्मूला ये है। अब CP CV के अंदर रिलेशन क्या है, हम कभी 12th क्लास में पढ़ते थे। तो CP माइनस CV इक्वल टू में NR, N क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन CP अपॉन CV विद एटोमिसिटी ऑफ द गैस के साथ। तो क्या होता है इसको, CP अपॉन CV क्या होता है, गामा। ठीक है, तो अब गामा की वैल्यू क्या होती है, मोनो एटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होगी 1.66, डायटोमिक के लिए होगी 1.40, ट्राई के लिए होगी 1.30। ये तुम्हें आपको याद करने। मोनो एटोमिक गैस कौन सी होती है, हीलियम, आर्गोन, ये। ठीक है, डायटोमिक जैसे हाइड्रोजन, O2, CO, ये। ठीक है, अब ट्राई में क्या CO2, H2S, इनके लिए आपको वैल्यू याद करनी, क्वेश्चन आया था पिछली बार। ओके, कि गामा की वैल्यू क्या होगी हीलियम के लिए। तो हीलियम क्या है, मोनोटोमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी है 1.66। ओके, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि CP अपॉन CV की वैल्यू क्या है फॉर डायटोमिक के लिए। ओके, अब आगे देखो। अब हम डेल यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे मेजर करते हैं, बल्कि डेल यू मतलब इंटरनल एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर की इंस्ट्रूमेंट्स, वो बॉम्ब कैलोरीमीटर अपना इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसकी हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं। डेल H को मेजरमेंट कैसे करते हैं, कॉफी कप कैलोरीमीटर से। ठीक है, अब देखो डेल H अपना नेगेटिव होता है किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, पॉजिटिव होता है, और एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होता है। इसको याद रखना, और ये जो रिलेशन है, फॉर्मूले हैं, ये याद कर लेना। अब है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिकल रिएक्शंस भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, जो अपनी रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर हीट कितनी जनरेट होती है, कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कितनी एनर्जी, कितनी हीट लगेगी, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में किसने बताया था, किर्चॉफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसी ने बताया था कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कितनी हीट जनरेट होगी, कितनी हीट मतलब कि यूज होगी। ठीक है, तो किर्चॉफ इक्वेशन है डेल H इक्वल टू डेल H1 प्लस में करली T1 T2 डेल CP dt। ये अपना फॉर्मूला है किसके लिए, किर्चॉफ इक्वेशन के लिए। ठीक है, इसमें ओके, अब अपने पास है ये फॉर्मूला है, ये याद रखना। किर्चॉफ इक्वेशन किस लिए यूज होता है, ये रिएक्शन के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है या होगी, उसके बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शन की इंथैल्पी के बारे में। ठीक है, अब अपने पास है इंथैल्पी जो अपनी थी, ये इंथैल्पी रिएक्शन की जो इंथैल्पी है उसको निकालते कैसे हैं, कितने टाइप की होती है, यहाँ तक हमने पढ़ा कि रिएक्शन की इंथैल्पी का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब रिएक्शन की इंथैल्पी कितने टाइप की होती है, तो कितनी टाइप की होती है अपने पास,
नो टाइप की, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोजिनेशन और एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट? फॉर्मेशन, सेकंड और फिफ्थ, ये दोनों इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब कंबशन के लिए जो फॉर्मूला अपना वो है डेल एच इक्वल टू डेल आर माइनस पी, क्योंकि रिएक्टेंट की इंथैल्पी माइनस में प्रोडक्ट की इंथैल्पी। और फॉर्मेशन में क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और ये है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। इन दोनों को याद रखना, ध्यान रखना, ओके। अब है इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशंस। जब फेज चेंज होता है उस टाइम पे इंथैल्पी के अंदर क्या चेंज आता है? कितने टाइप की होती है? वो होती है 3 टाइप की, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ओके। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अब अपने पास आगे आता है हेस लॉ। क्या है? हेस लॉ। हेस लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है? हेस लॉ की एप्लीकेशन अपनी कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन की इंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, जैसे अपने पास कार्बन के एलोट्रोप होते हैं उसके अंदर उस टाइम कैलकुलेट करने के लिए, एंथैल्पी चेंज करने के लिए, और है अपनी हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के टाइम एंथैल्पी निकालने के लिए। इन तीनों के केस में हम हेस लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे इंथैल्पी के बाद बॉन्ड इंथैल्पी, ठीक है। क्या करेंगे? इंथैल्पी के बाद बॉन्ड इंथैल्पी। यहाँ पे नोट करो, हमने पीछे क्या पढ़ा था कि हेस लॉ के बारे में पढ़ा। हेस लॉ कब यूज करते हैं, ठीक है, तो कब यूज करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है फॉर कैलकुलेटिंग द हीट चेंज फॉर द दोज रिएक्शन फॉर विच एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल। हेस लॉ को हम कब यूज करते हैं? जब एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन पॉसिबल ना हो, उस टाइम हम हेस लॉ को यूज करते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। याद रखना, जो अपने पास तो थर्मोकेमिकल जो इक्वेशन है उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास कुछ फॉर्मूले हैं, देखो 1 by 1। मैंने रिएक्शन की जो एंथैल्पी उसके बारे में बताया था, कितने टाइप के होते हैं? 9 टाइप के होते हैं, फॉर्मेशन, कंबशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनके फॉर्मूले क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन की एंथैल्पी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कंबशन में क्या है? एंथैल्पी चेंज निकालने कंबशन के लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ऊपर वाले क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे है इंथैल्पी चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेंज के लिए इंथैल्पी निकालनी है। तो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, समझ गया। जैसे सल्फर का केस है, रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लोनिक सल्फर में चेंज हो जाए, कार्बन अपना गैसियस, ये जी और डी, ये पता नहीं, ध्यान पता नहीं क्या है। तो ये क्या है? जैसे फेज में, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, तो इन दोनों उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम इंथैल्पी कैसे चेंज होती है, उनकी कितनी होती है इंथैल्पी, ठीक है। इंथैल्पी अगर निकालना चाहते हैं हम किसके केस में? ट्रांसफॉर्मेशन केस में। अब ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप के होते हैं, ट्रांसफर या तो फेज ट्रांसफर या फिर एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे? इंथैल्पी निकालें। इसके पास हमारे पास फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे एक तो है, पहला केस है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो एलोट्रोपिक के केस में, अगर एलोट्रोपिक का केस है तो उस केस में क्या होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन है तो इंथैल्पी कैसे निकालेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और फेज के केस में अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एलोट्रोपिक के केस में इंथैल्पी कैसे निकलेगी? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और फेज के केस में अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल है, देखो जैसे रोम्बिक सल्फर है, चेंज हो रहा है मोनोक्लोनिक में, ठीक है। पीबीओ येलो कलर से रेड कलर में चेंज हो रहा है। ये ग्रेफाइट है, कार्बन डायमंड में चेंज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है ना, ग्रेफाइट से डायमंड में चेंज हो रहा है, रोम्बिक से इसमें। तो आपको बता दिया, एलोट्रोपिक का केस है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और फेज है तो उसका अपोजिट।
अब आगे क्या है अपने इंथाल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का जो के टाइम पे जो इंथाल्पी कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकल सकते, दो केस है किसी न्यूट्रलाइजेशन के लिए इंथाल्पी चेंज कैसे निकालेंगे। तो दो केस अपने पास यहाँ पे, पहला केस है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उनके एसिड भी और बेस भी दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला अपना है डेल न्यूट्रलाइजेशन। इसके ये क्या न्यूट्रल हो गए, एसिड और बेस दोनों न्यूट्रल, तो इसके केस में डायरेक्ट अपना क्वेश्चन आंसर यही आएगा कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए 57.1 किलो जूल। डायरेक्ट आंसर यही है, याद रखना ऑलवेज, हमेशा। मैग्नीट्यूड ऑफ साइन, साइन का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, मतलब कि ओके ये है अपना। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, HCl, HNO3, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। Sb स्ट्रॉन्ग बेस कौन से, लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH। ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकालने को जरूरत भी नहीं है, कोई वैल्यू गिवन है तो भी हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट आंसर मिलेगा 57.1। ओके, सेकंड केस अपना आइदर एसिड या बेस और बोथ आर वीक, या तो इसमें एसिड वीक हो या बेस वीक हो या फिर दोनों वीक हो। उस केस में क्या होगा, डेल H इज यूजुअली लेस देन 57.1, इससे कम होगा। तो अगर हमें पता है तो क्या डायरेक्ट हम वैल्यू ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। तो एग्जांपल जैसे CH3 ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस केस में क्या होगा, इस वैल्यू से कम डेल H की वैल्यू आएगी, तो ये कितनी आएगी, 55 है, इतनी 57 है, इतनी 55 आ गई ना, कम। इस केस में क्या, ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, तो 51 आ गई, ये भी वीक की वैल्यू कम आ गई। समझ में आ गया ना। अगर एक भी वीक है तो उस केस में 57.1 किलो जूल से वैल्यू कम आएगी डेल H की। या फिर दोनों वीक है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो अपनी वैल्यू 57.1 आएगी, और उसमें से एक वीक है या फिर दोनों वीक है तो इससे कम आएगी, याद रखना इसको। ठीक है, अब आगे है इंथाल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन के लिए इंथाल्पी कैसे निकालेंगे, तो दिस इज सेम एज द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी। ये जो एटोमाइजेशन है इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी के ही इक्वल है, सेम है। दिस इज सेम एज इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, इंथाल्पी ऑफ ये तीनों चीज सेम है, एटोमाइजेशन इसके सेम इक्वल है, सेम 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 सेम। ओके, अगर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी निकालनी आ गई तो तुमको ये तीनों निकालने आ जाएंगे। अब है इंथाल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए इंथाल्पी कैसे निकालेंगे, तो इसमें फॉर्मूला है अनहाइड्रस की वैल्यू माइनस हाइड्रस वैल्यू, अनहाइड्रस की वैल्यू माइनस हाइड्रस। तो जैसे कैलकुलेट निकालो, कैलकुलेट इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टू हाइड्रस कॉपर सल्फेट डॉट। ठीक है, तो इसमें अनहाइड्रस की वैल्यू गिवन ये है, हाइड्रस की वैल्यू ये है, तो इसमें से माइनस कर दो, अनहाइड्रस माइनस हाइड्रस वैल्यू निकल आ जाएगा वैल्यू। अब हम करेंगे बॉन्ड इंथाल्पी। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड इंथाल्पी कैसे निकालते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, किसके लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, दोनों के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो है H2O2, इनके लिए बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू उनकी डिसोसिएशन एनर्जी के इक्वल होती है। किसी भी इनकी जो बॉन्ड इनकी बॉन्ड एनर्जी किसकी इक्वल होती है, डिसोसिएशन एनर्जी की इक्वल होती है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, याद रखना कि बॉन्ड एनर्जी न बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये अपना ऑर्डर्स को याद रखना। सेकंड केस अपना पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू, नॉट सेम देयर डिसोसिएशन एनर्जी। तो इस केस में क्या होगा कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl इज नॉट सेम इन CH3Cl, CH2Cl, इन तीनों के अंदर अलग अलग हमें वैल्यू मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी। ठीक है, पॉलीएटॉमिक के लिए सेम नहीं होती, क्या, बॉन्ड एनर्जी उसके डिसोसिएशन एनर्जी के इक्वल नहीं होती, डायटोमिक के लिए सेम होती है। ठीक है, अब इंथाल्पी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डेल HP प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट। ठीक है, अब एंथैल्पी का अगर इंथाल्पी गिवन है क्वेश्चन में तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे, और बॉन्ड एनर्जी गिवन है तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे। ऑलवेज यूज दिस, इसका फॉर्मूले का यूज करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे तो तुम देख लो, बॉन्ड इंथाल्पी HCl की निकालनी है तो H2 की इंथाल्पी गिवन है, Cl2 की गिवन है, तो HCl की निकालनी है, तो -91 किलो जूल आ गई। कैसे, हाफ H2 प्लस में हाफ Cl2 HCl, ऐसे ये इसका इक्वेशन बन जाएगी। तो रिएक्टेंट माइनस में प्रोडक्ट, तो फॉर्मेशन की हमें कितनी गिवन है, -91। अच्छा, ये गिवन है, ये में तीनों चीज़ H2 की गिवन है, Cl2 की गिवन है, HCl की, तीनों की गिवन है, तो HCl की इंथाल्पी निकालनी है। ठीक है, तो हमें ये निकल गया आंसर, ये आ गया।
ओके, एक सेकंड क्वेश्चन ये भी है कि डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है मीथेन की और C2H6 की निकालनी। हाँ, कैलकुलेट डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मीथेन एंड Cl2 आर ये रिस्पेक्टिवली डिसोसिएशन एनर्जी C बॉन्ड की निकालनी है, CH4 की और क्या है ये C2 इथेन, इन दोनों की गिवन है कितनी 400 और 680, तो हमें निकालनी है CC की। तो देखो यहाँ पे क्या केस 1 केस क्या है अपना, बॉन्ड इंथाल्पी निकालनी हो या इंथाल्पी चेंज निकालनी हो, बात सेम है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फॉर्मेशन करना है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करना है। ठीक है, फॉर्मूला अपना यह रहेगा कि बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की माइनस में प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला यूज करो। अब सेकंड केस अपना बॉन्ड एनर्जी निकालनी हो, ये तो था बॉन्ड इंथाल्पी निकालनी हो या इंथाल्पी चेंज निकालनी, तो एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी निकालनी हो, ये क्या था, डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है या फिर बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, तो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल CH बॉन्ड एनर्जी इन मीथेन, मीथेन के अंदर निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये जो अपने पास क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे है कैसे है, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मीथेन की डिसोसिएशन एनर्जी कितनी गिवन थी 400 किलो जूल। ठीक है, अब मीथेन के अंदर 4 CH बॉन्ड होते ना, तो उसमें से एक की कैसे निकलेगी, 400 अपॉन में 4, 4 बॉन्ड होते हैं ना CH, मीथेन के अंदर 4 CH बॉन्ड होते हैं, तो 400 अपॉन में 4, 100 आ गई। ठीक है, अब इथेन के लिए बात करेंगे, तो इथेन की बॉन्ड एनर्जी कितनी गिवन है 680, तो CH की कितनी, अब कितने CH बॉन्ड है यहाँ पे, 3 और 3 6, तो 6 हैं, तो एक की कितनी है 100, तो 6 की 600। ठीक है, अब CC की बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे तो उसे कैसे निकालेंगे, 680 माइनस 600, 80 आ गया, तो 80 आंसर आ गया। अपने 2 क्वेश्चन था ना पीछे मैंने बताया था, उसका आंसर 80 आ गया। नोट करो सॉल्यूशन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी है वो नॉट इक्वल टू इवन इन द सेम प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के अंदर पार्टिकुलर बॉन्ड की एनर्जी सेम नहीं होती। ठीक है, एग्जांपल की बात करें हम, तो जैसे मीथेन की बात करें, तो मीथेन के अंदर 4 CH बॉन्ड होते हैं, वो इक्वल नहीं होते, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो सेम नहीं होती। ठीक है, उनकी वैल्यू कितनी है ये गिवन है, उनकी टोटल सम निकालेंगे, गिव हमें क्या क्या मिलेगा, इनका सम करेंगे तो हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी, कौन सी इंथाल्पी मिलेगी, इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की इंथाल्पी मिलेगी। ठीक है, तो सम इतनी वैल्यू होगी, हमने इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो हमें वैल्यू मिल गई इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इस केस में हम बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो देन वी विल हैव टू टेक एवरेज वैल्यू, हमें इसकी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। एवरेज वैल्यू कैसे लेंगे, तो इसमें CH अपने पास यहाँ पे मीथेन के केस में 4 है, मीथेन में कितने CH बॉन्ड है 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो अपनी ये वैल्यू आ जाएगी एवरेज वैल्यू। तो इस सिचुएशन में हम एवरेज वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ना कि कंप्लीट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला अपना है, नोट करना, सिंबल ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी इज इक्वल टू, मतलब मीन इंथाल्पी के बराबर होती है, उसका मीन, कि इस सिचुएशन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके बराबर होती है, मीन इंथाल्पी के बराबर होती है। अब CH4 में 4 CH बॉन्ड होते हैं, तो उसमें चारों बॉन्ड की अलग अलग इंथाल्पी होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है, तो उसमें से हम चारों की ऐड करके उसका एवरेज वैल्यू लेते हैं, किसके मीन वैल्यू लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अपना एंट्रोपी, जो कि थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ है, इसमें मैं फॉर्मूला है अपना डेल एस इज इक्वल टू डेल एच अपॉन में टी, ये अपना फॉर्मूला, इसको याद रख लेना। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं चैट के अंदर, वो मैं लेके आऊँगा, तो प्लीज़ आप देख लेना। थैंक यू।